नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है मेडिकल फील्ड से। टॉपिक महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज हम समझ रहे हैं क्लिनिकल परीक्षण के बारे में। हाल ही में भारत सरकार ने कुछ सर्टेन नंबर ऑफ ड्रग्स और सर्टेन कैटेगरीज ऑफ ड्रग की क्लिनिकल परीक्षण की आवश्यकता को बैन कर दिया और समाप्त कर दिया। आइए समझते हैं क्या होता है क्लिनिकल परीक्षण, वह कौन कौन सी दवाओं को छूट मिली है, कौन कौन सी बीमारियों के लिए छूट मिली है, और एक दवाई अगर मार्केट में आती है तो उससे पहले वो कितने चरणों को क्रॉस करके आती है। आइए सब जानते हैं। तो हाल ही में सरकार ने कुछ श्रेणियों की दवा के लिए भारत में क्लिनिकल परीक्षण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। सारी दवाइयां नहीं है, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं जिन पे बैन किया गया है, जिनको समाप्त कर दिया है। जैसे कि अब अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ में मंजूर प्राप्त कुछ दवाओं का भारत में क्लिनिकल परीक्षण नहीं कराना होगा। जैसे पहले भारत करता था, अब उसे क्लिनिकल परीक्षण नहीं कराना होगा। जो देश इसमें शामिल हैं, इन देशों की जिन दवाओं को मंजूरी प्राप्त है, अब भारत इनके लिए कोई भी किसी भी प्रकार का क्लिनिकल परीक्षण नहीं करेगा। अच्छा, अब ये समझ लेते हैं कि किन दवाओं को मिलेगी परीक्षण में छूट। कुछ दवाइयां ऐसी हैं, कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं, वो 5 कैटेगरीज हैं, श्रेणियां हैं जिनमें छूट मिलने वाली है। उनमें सबसे पहले रेयर डिजीज आती हैं, यानी कि दुर्लभ बीमारियों में तैयार की जाने वाली दवाएं। इसके अंदर परीक्षण में छूट मिलेगी। जीन और सेलुलर थेरेपीज में उपयोग की जाने वाली जो दवाइयां होती है उसमें भी, महामारी की स्थिति में इस्तेमाल की जाने वाली नई दवाइयां, जब महामारी होती है उस समय पर नई दवाइयां आती हैं, जैसे हमने कोविड वाला टाइम देखा भी है, विशेष सुरक्षा उद्देश्य से बनाई जाने वाली दवाइयां और नई दवाइयां, यानी कि स्पेशली जो सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए बनाई जाने वाली दवाइयां हैं और नई दवाइयां उसके इस्तेमाल में परीक्षण में छूट मिलने वाली है। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल जो एडवांसमेंट और एडवांस दवाइयां होती हैं, महत्वपूर्ण चिकित्सक प्रगति में इस्तेमाल की जाने वाली जो नई दवाइयां होती है उसमें भी छूट मिलेगी। ये जान ली हमने दवाएं। अब जान लेते हैं कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं कि किन बीमारियों में दवाई पर क्लिनिकल परीक्षण में मिलेगी छूट, यानी कि कौन सी ऐसी दवाएं हैं, कौन सी ऐसी दवाओं पर छूट मिलने वाली है क्लिनिकली। तो सबसे बड़ी बात, जो एक ऐसी बीमारी जो आम बीमारी बन गई है, जैसे बुखार हो जाता है, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों पर दवाओं पर क्लिनिकल परीक्षण में छूट मिलने वाली है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी जो एक आम बीमारी बन गई है, जिसमें हम कह सकते हैं कि बुखार हमें एक नॉर्मल बुखार होता है, उसी प्रकार आज हमें कैंसर जैसे केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ऐसी बीमारियों पर क्लिनिकल परीक्षण में छूट मिलेगी। इसी के साथ साथ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसे केसेस में और बीमारियों में छूट मिलने वाली है। ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी दुर्लभ बीमारियां, यानी कि कुछ ऐसी रेयर डिजीजेस के अंदर भी, और ऑटो इम्यून स्थिति के अंदर भी ऐसी कंडीशन और ऐसी बीमारियों में भी दवाइयों पर छूट मिलने वाली है और परीक्षण पर। अब समझ लेते हैं क्लिनिकल परीक्षण क्या होता है। जब कोई भी दवाई मार्केट के अंदर आती है तो बहुत सारे रिसर्च के बाद आती है, डायरेक्ट मार्केट में से बनाकर नहीं ला दिया जाता। तो लॉट्स ऑफ रिसर्च करी जाती है और ये भी देखा जाता है कि ये जो दवा बनाई जा रही है पर्टिकुलर, वो मानव के लिए सेफ है या फिर नहीं। अभी तो दवाई खा ली और बाद में उसको कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट कर गई, उस बीमारी को तो ठीक कर दिया, पर्टिकुलर कोई एक्स बीमारी उसे ठीक कर दिया, बट बाद में कुछ उसे और साइड इफेक्ट कर दिया, तो इसको भी जांचा जाता है, यानी कि मानव के लिए सुरक्षित है भी या नहीं। इसी के साथ कोई भी नई दवाई जब बनाई जाती है उस पर नंबर ऑफ लॉट्स ऑफ रिसर्च करी जाती है और इसे बहुत सारे चरणों को पास करना होता है। हर एक चरण का उद्देश्य भी अलग होता है और हाँ, यहाँ पास करना अनिवार्य होता है जब भी मार्केट के अंदर दवाई देखने के लिए मिलती है। इसे प्री क्लिनिकल परीक्षण कहा जाता है। अच्छा, अब इसके चरणों को समझ लेते हैं। कहने के तो लिए ये 4 चरण है, बट वैसे 5 है। क्यों? क्योंकि एक होता है प्री क्लिनिकल, है ना, जब लैब के अंदर रिसर्च करा जा रहा है कि हाँ, मानव के लिए जो दवाई बनाई जा रही है वो सही है भी या नहीं। उसके बाद इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेजेस आते हैं, चरण आते हैं। जब प्री क्लिनिकल स्टेज के अंदर लैब के अंदर रिसर्च करा जाता है, उसके बाद फर्स्ट स्टेज में, प्री क्लिनिकल स्टेज के बाद पहले चरण में यहाँ पर मानव पे इस्तेमाल करी जाती है दवाई। मानव पर इस्तेमाल करने के बाद सेकंड फेज में जब दवा आती है तो यहाँ देखा जाता है कि हाँ, वे दवाई सेफ है भी या नहीं।
फर्स्ट और सेकंड फेज पर इनके पॉजिटिव रिजल्ट देखने के बाद नंबर ऑफ पीपल पर यहां पर टेस्ट करा जाता है, यानी कि यहां पर दवाई को ला दिया जाता है, हाँ सेफ, क्योंकि पॉजिटिव अगर दोनों फेज को मिलाकर रिजल्ट आया है तभी थर्ड फेज तक दवाई पहुंची है। इसके बाद फिफ्थ और फोर्थ स्टेज के अंदर, कहने को तो फिफ्थ है बट हाँ स्टेज 4 है, चरण चौथा है, तो यहां पर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है वो इसे पास करती है। तो ये फेजेस हैं और इन पे बहुत लंबा समय लगता है, ये नहीं कि आज ही कर लिया, कम से कम 5 से 20 साल जितने लग जाते हैं, और भी ज्यादा साल लगते हैं जब इनकी रिसर्च करी जाती है। तो एक बार जान लेते हैं दोबारा से ही कि प्री क्लिनिकल या फिर पूर्व नैदानिक चरण क्या होता है। शोधकर्ता मनुष्य पर अध्ययन करने से पहले प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक दवाओं का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार की नैदानिक परीक्षण में पूर्व नैदानिक चरण, यानी कि इस चरण को प्री क्लिनिकल ट्रायल कहा जाता है। साथ ही फर्स्ट स्टेज होता है कि जब प्री क्लिनिकल स्टेज से दवाई आपकी फर्स्ट चरण के अंदर आती है, पहले फेज के अंदर आती है, तो मनुष्य पर इसका अध्ययन करा जाता है। मनुष्य पे अध्ययन करने के बाद दूसरा चरण आता है कि किसी बीमारी में लोगों को कितनी अच्छी तरीके से यह दवाई काम कर रही है। साथ ही थर्ड चरण फर्स्ट और सेकंड चरण पर बेस करता है, यानी कि इनके ही परिणामों पर, इन्हीं के पॉजिटिव रिजल्ट पर पूरी तरीके से डिपेंड होता है। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों पर रिसर्च करी जाती है, बहुत सारे लोगों पर अध्ययन करा जाता है और लोगों को ये दवाई दी जाती है, कहने का मतलब ये है। अच्छा, इसके बाद चौथा चरण आता है, यानी कि विनियामक प्राधिकरण इस पे अनुमति जो है वह दे देता है कि हाँ ये मार्केट में उतरने के लिए दवा बिल्कुल ठीक है। पर क्या इससे भी बात हमें कुछ देखना होता है कि भारत में प्री क्लिनिकल परीक्षण के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं या फिर नहीं। जैसे दवाई बन गई तो दवाई जब मार्केट में आएगी तो बिक्री से पहले स्थानीय क्लिनिकल परीक्षण और सुरक्षा तथा प्रभावकारिता डेटा द्वारा, यानी कि इनके द्वारा एक डेटा को प्रिपेयर किया जाएगा। डेटा तैयार करना जरूरी होता है। भारत में कल कोई भी अगर नई दवाई आई है ना, या फिर किसी भी देश के अंदर कोई दवाई आई है, तो उसे बनने के लिए 5 से 20 साल लगते हैं और भी ज्यादा ये साल हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें क्लिनिकल परीक्षण नियम जो बनाए गए हैं 2019 के अनुसार क्या है, जो नई औषधि के लिए और न्यू दवाइयों के लिए बनाए गए हैं, वो ये है कि केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद, हाँ के बाद, स्वीकृति के बाद से नई दवाओं के अनुमोदन के लिए स्थानीय क्लिनिकल परीक्षण में छूट पर विचार कर सकता है, यानी कि उसके बाद विचार कर सकता है। और अगर हम बात करें क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी और अनुमति देने के बाद अन्य देश का नाम भी निर्धारित कर सकता है, यानी कि यहाँ पर अन्य देश का नाम भी हम निर्धारित कर सकते हैं। इसी के साथ साथ क्लिनिकल परीक्षण में छूट के क्या क्या लाभ है, प्रॉफिट्स को जान लेते हैं और एक पॉजिटिव चीजों को भी जान लेते हैं। जैसे कि पश्चिमी देशों में हुए परीक्षण, अगर पश्चिमी देशों के अंदर परीक्षण हो रहे तो भारत में भी दवा बेची जा सकती है। जैसे हम बाहर से दवाइयां हमारे भारत के अंदर आती हैं या फिर भारत भी कोई दवाई को भेजता है। इसी के साथ साथ नवीनतम दवाओं की शीर्ष उपलब्धता हो जाती है, यानी कि जल्दी वो दवाई जो है वो मिल जाती है। साथ ही स्वास्थ्य योजना की लागत में कमी आएगी, यानी कि जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उसमें कमी देखने के लिए मिलेगी, जो पैसा वगैरह लगाया जाता है। इसी के साथ साथ क्लिनिकल परीक्षण में लगने वाले समय की बचत भी होगी, जो इतना लंबा टाइम चल रहा है 5 से 20 साल का, उसमें भी हमें कमी देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ साथ दुर्लभ बीमारियों का शीघ्र इलाज भी संभव होगा, यानी कि अब जल्दी इलाज जो है वो हो पाएगा, व्यक्ति की जान भी जल्दी बच सकेगी। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या ये जो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ दवाइयों को अनुमति मिली भी है और जो बैन करी गई है, जो अबॉलिश करी गई है, आपका क्या विचार है इस पे ये बताइएगा। साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।